Bismillahirrahmanirrahim. Hello students, Assalamu alaikum. My name is Atikur Rahman and today in this lecture we are going to discuss the third hero from second book of prose, that is Sir Alexander Fleming. And with this we will also discuss the idiomatic phrases as usual. And first of all we'll move on to the Alexander Fleming. हमारी hero book में से हमारा जो third chapter है Alexander Fleming. So start करते हैं. Alexander Fleming की birth है अगस्त 1881. इंग्लिस्तान के अंदर, इंग्लैंड के एक कस्बे डार्वल के अंदर आपकी पैदाइश हुई. आपके वाला साहब एक किसान थे, फादर, और आपकी जो प्राइमरी एजुकेशन थी वो डार्वल से ही है, यानी उसी जिस गांव में पैदा हुए उसी गांव से प्राइमरी एजुकेशन. उसके बाद आपने तालीम हासिल की लंदन पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट से. और जब लंदन पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट में आप काम कर रहे थे, एजुकेशन चल रही थी, इसी दौरान आपके वालिद की डेथ हो जाती है और उसके बाद फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ जाती है. फाइनेंस की कमी की वजह से आपने लंदन पॉलीटेक्निक पढ़ने के बाद पहली अपनी जो जॉब थी वो एक शिपिंग कंपनी के अंदर, एक जहाज़रान कंपनी के अंदर एक क्लर्क के तौर पर आपने अपना काम शुरू किया. फैमिली मेम्बर्स में आपके 3 भाई थे और 2 बहनें थी. तीनों भाई जो थे वो डॉक्टर थे और जो 2 बहनें थी उन दोनों की शादियां भी डॉक्टरों से हुई थी. इसका मतलब है कि पूरी फैमिली जो थी वो मेडिकल प्रोफेशन से बिलोंग करती थी और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की भी ख्वाहिश थी कि वो भी एक डॉक्टर बने, लेकिन फाइनेंस की कमी थी जिसकी वजह से उसको जॉब भी करना पड़ रही थी. लेकिन अब ऐसे हुआ कि जो सबसे बड़ा भाई था उसने मशवरा दिया अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को, किस तरह करो, आपको विरासत में जो आपका हिस्सा बनता है उसको सेल आउट करो और वो जो पैसे हैं वो अपने इन्वेस्ट कर सकते हो अपनी एजुकेशन पे. इसी तरह किया उन्होंने. आपकी जायदाद में से अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को जो हिस्सा मिला उसको सेल किया और उसके बाद एडमिशन लिया आपने सेंट मैरी हॉस्पिटल स्कूल के अंदर डॉक्टरी के लिए. 1906 के अंदर आपकी डॉक्टरी की एजुकेशन कंप्लीट होती है और आप एक डॉक्टर बन जाते हैं. और उसी ईयर ही जिस साल आपकी एजुकेशन कंप्लीट होती है, सेम इंस्टीट्यूट के अंदर सेंट मैरी हॉस्पिटल स्कूल के अंदर ही आप इनॉकुलेशन डिपार्टमेंट के अंदर आपकी पहली जॉब भी लग जाती है. इसके बाद यहाँ तक था आपकी इब्तदाई ज़िंदगी कैसे स्पेंड की आपने, लाइफ एजुकेशन का जिक्र था. अब उसके बाद प्रोफेशनल लाइफ आपकी शुरू हो चुकी है. 1914 वर्ल्ड वार 1 पहली जंग अजीम शुरू हो जाती है और जो ही फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हो जाती है तो इंग्लैंड भी इस जंग का हिस्सा होता है. इस वजह से आप जो है वो मेडिकल ऑफिसर के तौर पर आपने आर्मी को ज्वाइन कर लिया, यानी आप इनॉकुलेशन डिपार्टमेंट से मूव किया और क्राइसिस की हालत में, जंग की हालत में आपने आर्मी को ज्वाइन किया एज अ मेडिकल ऑफिसर. इसके बाद उन्हीं दिनों में, यानी जंग चल रही थी, जंग के अंदर बहुत सारे ज़ख्मी लोग जो होते थे उनका इलाज मुआवजा भी चल रहा था. तो लुइस पास्चर जो है उन दिनों में इनके पास भी बेशुमार मरीज़ लाए जाते थे, साइंटिस्ट था, और इसने ये दरियाफ़त किया बहुत सारे पेशेंट ऐसे थे जो रिकवर हो जाते थे और बहुत सारे पेशेंट रिकवर नहीं हो पा रहे थे. अब इसने तहकीक शुरू कर दी कि असल में बीमारी है क्या चीज़, व्हाट इज़ डिजीज़. और फाइनली ड्यूरिंग वार उसने मुख्तलिफ पेशेंट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट और उनकी सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए देखा कि बीमारी असल में जरासीमों की वजह से होती हैं. जर्म्स होते हैं जो बॉडी के अंदर एंटर होते हैं और हमारे जो बॉडी के पार्ट्स हैं उनको डिस्टर्ब करना शुरू कर देते हैं, जिसको हम बीमारी का नाम देते हैं. तो फर्स्ट टाइम जरासीम का जो कॉन्सेप्ट है, जर्म्स कॉन्सेप्ट जो है वो पेश किया लुइस पास्चर ने ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वार. और लॉर्ड लिस्टर भी उन दिनों में मशहूर था, सर्जन डॉक्टर था और उसके पास भी पेशेंट लाए जाते थे ट्रीटमेंट के लिए जो जंग के अंदर ज़ख्मी होते थे. एंड जर्म्स किल्ड बाय द हीट एंड वार्मथ. और इसने ये तरीका अपनाया कि जरासीमों को हीट और वार्मथ यानी गर्मी के ज़रिए जरासीमों को जो वो हलाक किया जा सकता है. एक तो ये आपका कॉन्सेप्ट था उन दिनों में. लॉर्ड लिस्टर तरीका इलाज ये अपनाया हुआ था कि गर्माइश पहुँचाई जाती थी उस एरिया को, उस हिस्से को जो इन्फेक्टेड होता था जिससे जरासीम मर जाते थे. दूसरा, उन दिनों में यानी ड्यूरिंग ऑपरेशन एक सर्जरी करते हुए आपके दिमाग में अचानक ख्याल आया लॉर्ड लिस्टर के कि हर ऑपरेशन थिएटर को, यानी जो ही पेशेंट को ऑपरेट कर दिया जाता था तो ऑपरेशन रूम के अंदर जितने आलात होते थे, टूल्स होते थे और जो ऑपरेशन टेबल होता था उसको कार्बोलिक एसिड के साथ साफ़ किया जाता था. तो लॉर्ड लिस्टर ने ये सोचा कि अगर कार्बोलिक एसिड जो एक्सटर्नल जर्म्स है उनको ख़त्म कर सकता है तो ऐसा भी तो पॉसिबल हो सकता है कि बॉडी के अंदर मौजूद जरासीम जब वो भी कार्बोलिक एसिड के ज़रिए ख़त्म किए जा सकते हों. तो आपने फ़ैसला किया लॉर्ड लिस्टर ने, जो सर्जन था, कि कार्बोलिक एसिड को इंजेक्ट किया जाएगा, क्योंकि जैसे बाहर एक्सटर्नल जर्म्स हैं वो ख़त्म हो सकते हैं, ऐसे बॉडी के अंदर मौजूद भी जरासीमों को ख़त्म किया जा सकता है. इंजेक्शन का फ़ैसला कर लिया. बॉडी के अंदर जब इंजेक्ट किया गया तो अब जिस्म जो था, यानी जो पेशेंट थे वो थोड़ा रिकवर होना शुरू हो गए, यानी उनकी रिकवरी, जो बहुत सीरियस पेशेंट थे वो रिकवर हो रहे थे. लेकिन एक चीज़ मद्देनज़र यानी सामने आ रही थी कि कार्बोलिक एसिड के जिस्म में इंटर करने के साथ ही जरासीम तो ख़त्म हो जाते थे, लेकिन इसके साथ एक और चीज़ थी जो मसला बन रहे थे, सुबह बन रहा था,
वो ये थी कि जिस्म में मौजूद जो वाइट ब्लड सेल थे, जो जिस्म का कुदरती मदाफ़ती निज़ाम है, ये कार्बोलिक एसिड जिस्म के वाइट ब्लड सेल को भी डैमेज कर देता था, यानी जरासीम को भी मार देता था और एट द सेम टाइम वाइट ब्लड सेल को भी डैमेज कर देता था, जिसकी वजह से अक्सर क्या होता था कि मरीज़ जरासीमों से तो ठीक हो जाता था, लेकिन बाद में कमज़ोरी की वजह से, नकाहत की वजह से उसकी डेथ हो जाती थी। अब कार्बोलिक एसिड जिसका इस्तेमाल करना शुरू किया था वो फ़ायदा दे रहा था, लेकिन उसके साथ साथ जितना फ़ायदा दे रहा था उससे ज़्यादा नुकसान भी उसका हो रहा था। तो ज़ाहिर बात है कि आप एक ऐसी मेडिसिन सर्च आउट कर रहे थे, कोई ऐसी मेडिसिन हो, कोई ऐसी चीज़ हो जो जिस्म में सिर्फ जरासीमों को ख़त्म करे और वाइट ब्लड सेल को डैमेज ना करे। उन्हीं दिनों मेचिनकोफ जो था वो जर्म, उसने ये दरियाफ़त कर लिया कि डिज़ीज़ क्या है। जैसे लुइस पास्चर ने दरियाफ़त किया था कि बीमारी असल में जरासीमों का नाम है, जरासीमों की मौजूदगी को बीमारी कहा जाता है। अब उसने मेचिनकोफ ने हमें ये आइडिया दिया कि जर्म्स वर्सेस वाइट ब्लड सेल, बीमारी असल में ये है, जरासीम जो ही इंटर होते हैं बॉडी के अंदर तो वो वाइट ब्लड सेल पे अटैक करते हैं और इन दोनों की फ़ाइट होती है असल में। और इस फाइट के नतीजे में अगर तो जरासीम जीत जाएँ तो बीमारी गालिब आ जाती है, और अगर वाइट ब्लड सेल विन कर जाएँ तो बीमारी जो है वो ख़त्म हो जाती है और ह्यूमन बॉडी जो है वो रिकवर हो जाती है। तो इससे पहले जो कार्बोलिक एसिड का इस्तेमाल किया जा रहा था, उस एसिड ने क्या किया, बॉडी के अंदर जरासीमों को मारा, साथ ही वाइट ब्लड सेल को भी डैमेज किया, जिसकी वजह से बॉडी को नुकसान हो रहा था। अब हमारे पास एग्जैक्ट डेफिनेशन पहुंच चुकी थी कि व्हाट इज़ डिजीज़, बीमारी क्या है। अब हमें ऐसी मेडिसिन चाहिए थी कि जो जरासीमों को तो ख़त्म कर दे लेकिन वाइट ब्लड सेल जो वो उसको ख़त्म ना करे। इसके लिए कोशिशें जारी थी और फ्लेमिंग जो था, इन्हीं दिनों फ्लेमिंग जो था वो सर अल्मुरात राइट, एक प्रोफेसर का नाम आता है, इसने अपनी एक पर्सनल लैब बनाई हुई थी। अल्मुरात राइट के साथ फ्लेमिंग काम कर रहा था इन्फेक्शंस के ऊपर ही, जरासीमों के ऊपर ही इसकी सर्च चल रही थी। मेडिसिन दरियाफ़त करने की, ढूंढने की कोशिश की जा रही थी जो सिर्फ जरासीमों को मारे और वाइट ब्लड सेल को डैमेज ना करे, यानी वाइट ब्लड सेल सपोर्टिव मेडिसिन जो थी वो दरियाफ़त करने की कोशिश की जा रही थी। इसी दौरान वर्ल्ड वार 1 के दौरान 70 लाख बंदा जो है उसकी डेथ हो जाती है। बहुत सारे पेशेंट ऐसे थे इनमें से शायद जिनको बचाया जा सकता था, जिनको रिकवर किया जा सकता था टाइमली अगर उनको ट्रीटमेंट होता, लेकिन चूँकि उसके लिए कोई मेडिसिन नहीं थी, इस वजह से वो भी डेथ लिस्ट में शामिल हो गए। फ्लेमिंग की एज जब पहुँचती है 37 साल और ईयर है 1924, एक बड़ी ज़बरदस्त मेडिसिन दरियाफ़त की, लाइसोजाइम। अब ये इसका पहला कारनामा था मेडिकल फील्ड के अंदर। लाइसोजाइम एक दिन ये एक्सपेरिमेंट कर रहा था नेज़ल सिक्रेशंस के ऊपर, कल्चर प्लेट के अंदर जो नेज़ल सिक्रेशंस हैं, नाक की जो रतूबात हैं, उसको रखे उसके बारे में रिसर्च कर रहा था कि अचानक इसने देखा कि इन सिक्रेशंस के अंदर एक ऐसी चीज़ मौजूद है जो जिस्म की रिकवरी के अंदर मुआवन साबित हो सकती है, और उसने इसको नाम दिया लाइसोजाइम का। तो ये पहली मेडिसिन थी जो बनाई गई थी जरासीमों के ख़िलाफ़, और इसका इस्तेमाल भी शुरू कर दिया। जो ही ये चीज़ बनाई गई लाइसोजाइम, ये बाद में पेनिसिलिन की फाउंडर भी साबित हुई, यानी इसी से आगे पेनिसिलिन बनी। जो ही लाइसोजाइम मार्केट के अंदर इसका मशहूर हुआ कि लाइसोजाइम एक ऐसी मेडिसिन बन गई है नेज़ल सिक्रेशन से फ्लेमिंग ने प्रिपेयर की है, जो जिस्म के मदाफ़ती निज़ाम को नहीं छूती है, वाइट ब्लड सेल को डैमेज किए बगैर बॉडी को रिकवर करती है। तो इस वजह से अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बड़ा मशहूर हो गया। और 1928 के अंदर, 24 के अंदर आपने दरियाफ़त की, और 1928 के अंदर 4 साल के बाद प्रोफेसर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी एट लंदन यूनिवर्सिटी, लंदन यूनिवर्सिटी में आपकी प्रमोशन हुई और आप प्रोफेसर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी के ओहदे से नवाजे गए। और उसके बाद चलता रहा ये सिलसिला, लाइसोजाइम के ज़रिए इलाज का सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन यहाँ पर भी एक मसला था, यहाँ पर भी एक ख़राबी थी इस मेडिसिन के अंदर भी। जैसे कार्बोलिक एसिड का एक्सपेरिमेंट किया गया, फ़ायदे की बजाय नुकसान ज़्यादा हुआ। अब एक्सपेरिमेंट चल रहा था लाइसोजाइम का, कार्बोलिक एसिड के बिल्कुल अपोजिट। लाइसोजाइम एक स्लो रिएक्टेंट मेडिसिन थी, बॉडी को रिकवर करती थी लेकिन बहुत आहिस्ता से। अब जो पेशेंट सीरियस होते थे, जिनको बहुत ज़्यादा ज़ख्म आए होते थे, उनके तरीके इलाज है ना उसमें मुआवन साबित नहीं हो रही थी। यानी ये आम जो पेशेंट होते हैं उनके लिए ये बिल्कुल ठीक थी, लेकिन जंग के जो होते थे पेशेंट जिनको ज़ख्म आए हुए थे, उनके ऊपर ये कोई ज़्यादा मौसर साबित नहीं हुई। अब फिर सर्च स्टार्ट कर दी गई। कार्बोलिक एसिड की तरह की मेडिसिन भी नहीं चाहिए जो वाइट ब्लड सेल को डैमेज करे, लाइसोजाइम की तरह की भी नहीं चाहिए जो बिल्कुल स्लो रिएक्टेंट हो, वो मेडिसिन हो जिसका रिएक्शन भी हो तेज़ और वो वाइट ब्लड सेल को डैमेज भी ना करे। 1928 के बाद सेंट मैरी हॉस्पिटल लैब के अंदर प्रोफेसर ये जो हमारे थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये वर्क कर रहा था। अचानक एक दिन यानी एक कल्चर प्लेट के ऊपर इसने कोई लिक्विड रखा हुआ था जिसकी सर्च चल रही थी,
अचानक ऐसे हुआ कि वो जो लैब थी वो ओपन एयर लैब थी, उसकी विंडोज़ खुली हुई थी, दरवाजे खुले हुए थे, और एक्सपेरिमेंट करते करते वो कल्चर प्लेट के अंदर जो लिक्विड था उसको ऐसे ही छोड़ के अलेक्जेंडर फ्लेमिंग घर चला जाता है ऑफ करके, और अगले दिन आके देखते हैं कि वो जो लिक्विड है उसके ऊपर एक ख़ास लेयर बन चुकी है, और फ़ौरन वो एक्सपेरिमेंट करता है कि इसके ऊपर लेयर कैसे बनी है। एक सीव ली जाती है, एक छलनी ली जाती है, उस लेयर को सेपरेट किया जाता है और देखा जाता है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसने इस लिक्विड को जो है वो डिस्टर्ब किया है। तो एक्सपेरिमेंट के बाद उसको मालूम होता है कि फंगस का कोई एक टुकड़ा जो था वो उड़ता हुआ आया और वो इस लेयर के ऊपर आके रुका जिसने इस लिक्विड के अंदर चेंजेस पैदा की। तो फ़ौरन से जो ही उसने सेपरेट करके ढूंढ निकाला कि असल में ये फंगस है जिसने इसके अंदर चेंजेस पैदा किए हैं। एक और एक्सपेरिमेंट किया इसके बाद उसने, अब मसला ये था उसको ये दरकार थी चीज़ कि अब फंगस को सेपरेट कैसे करना है। इसके लिए उसने क्या किया, क्या नाम है, एक फंगस जो एक मीट की ग्रेवी प्रिपेयर की उसने, यानी गोश्त का शोरबा तैयार किया और उसके ऊपर फंगस जो था उसको रखा गया, यानी फंगस उसके अंदर डाल दिया गया, शामिल कर दिया गया। फंगस ने बिल्कुल सेम काम किया। ये जो ग्रेवी थी इसकी मीट की जो ग्रेवी थी इसके ऊपर ही उसने बिल्कुल ऐसे तह बना दी। अब उसको कंफर्म हो गया कि फंगस के अंदर जो है वो रिकवर करने की सलाहियत मौजूद है, इसके अंदर बॉडी के अंदर चेंजेस लेके आने की सलाहियत मौजूद है। अब मसला ये था कि इसको चेंज करना था, यानी फंगस को सेपरेट करना था। उसने फिर दोबारा वही काम किया, छलनी ली और उसके साथ फंगस को सेपरेट किया और फंगस के ऊपर उसने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर दिए और फर्स्ट टाइम उसने बता दिया दुनिया को कि फंगस से तैयार होने वाली एक ऐसी मेडिसिन है जो उससे कई गुना तेज़ है, कई गुना ज़्यादा बेहतर है, और क्या नाम है, ये एक ऐसी मेडिसिन है जो जिस्म का काम रिकवरी भी बड़ी तेज़ी से करती है और जिस्म के वाइट ब्लड सेल को भी डैमेज नहीं करती। अब फंगस अभी तक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के पास रॉ मटीरियल की शक्ल में थी, इसको प्योर फॉर्म में लेके आना था, जिसके लिए उसके पास फ्लेमिंग के पास लेबॉर्ट्री के अंदर मतलूबा इक्विपमेंट्स नहीं थे। इसलिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने रब्ता किया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी टीम के साथ, बैक्टीरियोलॉजिस्ट पे मुश्तमिल टीम थी ऑक्सफोर्ड की, उनसे रब्ता किया गया और अपना प्रोजेक्ट उनको दिया गया कि इसको मज़ीद जो वो प्योरीफाई किया जाए। ऑक्सफोर्ड टीम ने 10 ईयर तक इस पर एक्सपेरिमेंट किए और 1941 के अंदर 1941 के अंदर 1924 से आगाज़ हुआ था इस रिसर्च का प्रोजेक्ट का। 1941 के अंदर पहली दफ़ा पेनिसिलिन जो थी उसका इस्तेमाल किया गया, यानी पहला पेशेंट जो था पेनिसिलिन से ट्रीट किया गया 1941 के अंदर और एक कामयाब तजर्बा रहा, कामयाब उसका इलाज रहा। 1943 के अंदर जब वर्ल्ड वार 2 चल रही थी, सेकेंड वर्ल्ड वार ऑन गोइंग थी, उस दौरान फिर बेशुमार जानें जो थी वो पेनिसिलिन के ज़रिए बचा ली गई। बेशुमार ऐसे लोग लाए जाते थे जो जरासीम ज़दा होते थे, जिनको ज़ख्म आए होते थे, उनका फिर इलाज जो था वो कर दिया गया पेनिसिलिन के ज़रिए। सर इसके बाद यानी तरीका इलाज प्रॉपर हो गया, कॉमन हो गया, ऑल ओवर द वर्ल्ड ये चीज़ फैल गई पेनिसिलिन की डिस्कवरी। लेकिन अभी तक दुनिया को ये मालूम नहीं था कि पेनिसिलिन डिस्कवर किसने की थी। बड़ी हम्बल पर्सनैलिटी थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, दुनिया को शो नहीं करवाया कि ये मेडिसिन किसकी दरियाफ़त करता है। अलमुराद राइट सर जो आपके सीनियर भी थे, जिसकी लैब में आपने एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उन्होंने एक दफ़ा एक इंटरव्यू को एक मैगज़ीन को इंटरव्यू दिया और उन्होंने बताया कि इस वक्त जो ऑनगोइंग मेडिसिन है जिसके ज़रिए हज़ारों नहीं लाखों लोगों का इलाज किया जा रहा है वो किसकी दरियाफ़त करता है। उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया कि ये दरियाफ़त अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की है। जो ही दुनिया को ये चीज़ मालूम हुई तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की जो पॉपुलैरिटी है वो और ज़्यादा बढ़ गई और 1944 के अंदर इसी बुनियाद पे, इसी प्रोजेक्ट की बुनियाद पे आपको सर का खिताब दिया गया। फिर 1945 के अंदर इसी चीज़ को सामने रखते हुए इसी रिसर्च की बेस पे आपको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया और 1955 के अंदर आपकी ज़िंदगी का 73 ईयर की एज पे इख्तिताम होता है और दुनिया को एक बेहतरीन चीज़, एक ऐसी चीज़ दे के गया जिसने सैकड़ों हज़ारों नहीं बल्कि लाखों जानें बचाने में मुआवन साबित हुई। तो शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन देखी, अर्ली लाइफ देखी, इसके बाद प्रोफेशनल लाइफ डिस्कस की, इसके बाद अचीवमेंट्स भी हमने डिस्कस की। तो मेन ओवरऑल जो सबसे बड़ी अचीवमेंट थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की वो थी आपकी तैयार करदा, आपकी दरियाफ़त करदा मेडिसिन पेनिसिलिन, जिसका सेहरा जो है वो जाता है किसके सर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के सर। सो मूव करते हैं आज के इस टेक्स्ट की तरफ। पेज 1 हम लोग टेक्स्ट रीड आउट करेंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू द टेक्स्ट ऑफ अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, यूनिट नंबर 13। पास्चर डिस्कवर्ड जर्म्स एंड लिस्टर किल्ड देम। पास्चर ने डिस्कवरी की जरासीमों की और लिस्टर ने इनको जो ना किल किया। दीज टू मैन टुगेदर रिवोल्यूशनाइज द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन। इन दो लोगों ने मिल के तिब की दुनिया के अंदर इनकलाब बर्पा कर दिया। लुइस पास्चर, अ फ्रेंच केमिस्ट, एक फ्रांसीसी केमिस्ट था, डिस्कवर्ड दैट, उसने ये डिस्कवर्ड किया
द डिजीज़ वॉज कास्ड बाई लिविंग ऑर्गेनिज्म, की बीमारी जो होती है वो जरासीमों की वजह से होती है। सो स्मॉल, इतने छोटे होते हैं जरासीम, दैट दे कुड नॉट बी सीन विद अ नेक्ड आई, कि आम आंख के साथ इनको नहीं देखा जा सकता। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और ये खुर्दबीनी जानदार होते हैं, आर माइक्रोब्स, ये जरसूमे होते हैं, आर बैक्टीरिया, ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, और जर्म्स, ये जरासीम होते हैं, यानी ऐसी चीज़ होती है, जरासीम है, बैक्टीरिया है, जरसूमे हैं, व्हाट्सएवर जो भी है, ये इतने छोटे होते साइज़ में कि आम आंख से इनको नहीं देखा जा सकता। द वर्ड्स ऑल मीन द सेम थिंग, ये जितने वर्ड्स आपके सामने बताए गए हैं, जर्म्स, बैक्टीरिया, माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, द वर्ड्स ऑल मीन द सेम थिंग, इन तमाम लफ्ज़ों का एक ही मतलब है। जोसेफ लिस्टर, एन इंग्लिश सर्जन, एक अंग्रेज सर्जन, लेटर लॉर्ड लिस्टर, इसके बाद लॉर्ड लिस्टर, द फर्स्ट मेडिकल पीर, ये पहला मेडिकल का बंदा था, पहला मेडिकल का अहम तरीन शख्स था। अप्लाइड पॉस्चर डिस्कवरी टू सर्जरी, जिसने पॉस्चर की इस दरियाफत को इलाज के दौरान इस्तेमाल किया। सिंस जर्म्स आर अलाइव, जरासीम जो कि जिंदा चीज़ें हैं, जर्म्स कैन बी किल्ड, सो इनको मारा जा सकता था। दे कैन बी डिस्ट्रॉयड बाई हीट आर पॉइजन, इनको गर्मी के ज़रिए भी ख़त्म किया जा सकता है। आर पॉइजन बाई सर्टन केमिकल्स, या ख़ास केमिकल्स के ज़रिए भी मारा जा सकता है। एंड कॉल्ड एंटीसेप्टिक्स, और जो चीज़ इनको ख़त्म करने वाली है उसको क्या बोला जाता है? एंटीसेप्टिक। कार्बोलिक एसिड इज़ वन एंड दैट वाज द जर्म किलर लिस्टेड यूज़। कार्बोलिक एसिड वो वाहद दवाई थी, वो वाहद मेडिसिन थी जिसका इस्तेमाल किया लॉर्ड लिस्टर ने। प्रीवियसली सर्जन, इससे पहले के जो सर्जन थे, विदाउट नोइंग वो इसको नहीं जानते थे, इन्फेक्टेड देयर पेशेंट्स ऑन द ऑपरेटिंग टेबल विद जर्म, इस वजह से वो अपने मरीज़ों को सही करने की बजाय जरासीम ज़दा कर देते थे। चीफली फ्राम द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, और ख़ास कर जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट थे, यानी एक पेशेंट के साथ भी उन्हीं आलात के ज़रिए ऑपरेट किया, दूसरे पेशेंट को भी उन्हीं आलात के ज़रिए ऑपरेट किया, तो जर्म्स जो होते थे वो ट्रांसफ़र हो जाते थे दूसरी बॉडी में। लिस्टर स्टेरलाइज हिज इंस्ट्रूमेंट, लिस्टर ने पहली दफ़ा आलात जो थे उनको पाक किया विद कार्बोलिक एसिड के साथ, एंड यूज्ड कार्बोलिक एसिड टू किल द जर्म्स ऑन हिज हैंड, हाथों पर भी उसने जरासीमों को मारने का इस्तेमाल किया, यानी किसका इस्तेमाल किया? ऑन द पेशेंट स्किन, मरीज़ की जिल्द पर, एंड इवन इन द एयर इन द ऑपरेटिंग थिएटर, हत्ता कि इसकी स्प्रे की जाती थी ऑपरेशन थिएटर के अंदर ताकि हवा में मौजूद जरासीम भी मारे जा सकें। देन ही कुड कट हिज पेशेंट ओपन विदाउट फियर ऑफ इन्फेक्टिंग देम, फिर उसके बाद बड़ी आसानी से बिना किसी डर के वो अपने मरीज़ों का इलाज करता था, उन्हें काटता था उनकी बॉडी को जहाँ ज़रूरत होती थी ऑपरेट की, विद द जर्म्स ऑफ डिसीज़, बगैर इस बात के, बगैर इस खौफ के जरासीम जो है इसको नुकसान पहुँचा सकते हैं। लिस्टर्स एम वाज द प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़, लिस्टर का मकसद बीमारी की रोकथाम था। ऑब्जेक्ट ऑफ इस एंटीसेप्टिक मेथड, और आपका जरासीम कुश का तरीक़ेकार जो था, एज इट वाज कॉल्ड, इसको यही मेथड कहा जाता था, एंटीसेप्टिक मेथड, वाज टू स्टॉप जर्म्स फ्रॉम गेटिंग इनटू बॉडी। इस तरीक़ेकार का मकसद ये था, इस तरीक़ेकार के ज़रिए जो लाहे अमल या नतीजा ये निकलना था कि जरासीमों को जिस्म में दाखिल होने से रोकना था। क्योर ऑफ डिजीज़ वाज अ मोर डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम, बीमारी का इलाज सबसे अहम मसला था। फर्दर द जर्म्स वर ऑलरेडी इनसाइड द बॉडी, क्योंकि जरासीम पहले जिस्म के अंदर मौजूद होते थे। सर्टनली दैट दे कुड बी किल्ड बाई द सेम एंटीसेप्टिक मेथड, और यकीनी तौर पर वो सोचता था कि इन जरासीमों को इसी मेथड से मारा भी जा सकता है। बट इट वॉज सून फाउंड, लेकिन ये जल्दी चीज़ देखी गई, दैट अ केमिकल दैट डिस्ट्रॉयड जर्म्स, कि यही केमिकल जिसने जरासीमों को मार दिया, आल्सो डिस्ट्रॉयड द सेल्स ऑफ द बॉडी, इसने जिस्म के वाइट ब्लड सेल को भी डैमेज कर दिया। इंजेक्टिंग कार्बोलिक एसिड इनटू द ब्लड, जिस्म में खून के अंदर कार्बोलिक एसिड को शामिल करना वाज ट्राइड, इसकी कोशिश की गई, एंड क्विकली अबंडेंट, लेकिन बहुत जल्दी इस अमल को छोड़ दिया गया। फॉर इट डिड मोर हार्म दैन गुड, क्योंकि फ़ायदे की बजाय नुकसान इसका ज़्यादा था। टू किल ऑल द जर्म्स, तमाम जरासीमों को मारना, द डोज वुड हैव हैड टू बी स्ट्रॉन्ग एनफ, तमाम जरासीमों को मारने के लिए खुराक इतनी मजबूत होनी चाहिए थी। टू किल द पेशेंट टू, यानी इतनी मजबूत होती थी कि साथ में बाज़ औक़ात मरीज़ जो है वो भी मर जाता था। कार्बोलिक एसिड यानी जरासीमों को भी मार देता था, और साथ ही पेशेंट जो उसकी भी डेथ हो जाती थी। इट वॉज बैक्टीरियोलॉजिस्ट नेम्ड मेचिनकोफ, एक और बैक्टीरियोलॉजिस्ट था नाम मेचिनकोफ, अ प्यूपल ऑफ पास्चर, पास्चर का शागिर्द था, हु रिवील्ड द ट्रू नेचर ऑफ प्रॉब्लम, जिसने मसले की सही नोयत को जाना। ही डिस्कवर्ड द बॉडीज नेचुरल आर्मर अगेंस्ट डिजीज़, उसने देखा कि जिस्म की कुव्वती मदाफ़त जो है वो जिस्म की कुदरती ढाल है बीमारियों के ख़िलाफ़। द ल्यूकोसाइट आर वाइट ब्लड सेल, या जिस्म के वाइट ब्लड सेल, यानी उसने महसूस कर लिया कि जिस्म के जो वाइट ब्लड सेल हैं या ल्यूकोसाइट्स हैं वो जिस्म का कुदरती मदाफ़ती निज़ाम है। ही शोड दैट
व्हेन जर्म्स एंटर द बॉडी, के जब जरासीम दाखिल होते हैं जिस्म में, दे आर इमीडिएटली अटैक बाई होस्ट ऑफ वाइट सेल, तो बेशुमार सफ़ेद खुलियात जो हैं वो इन जरासीमों के ऊपर हमला करते हैं फ्राम द होल नेबरहुड, करीबो जवार से, विच रश टू जॉइन बैटल विद द इन्वेडर, और जल्दी जल्दी वाइट ब्लड सेल्स हैं ये हमला आवर जरासीमों के ऊपर हमला करते हैं लाइक सोल्जियर्स, सिपाहियों की तरह, आंसरिंग अ बगल कॉल, जो बगल की आवाज़ पर इकट्ठे होते हैं। ही शोड दैट डिजीज़ वाज इन फैक्ट अ फाइट बिटवीन द ल्यूकोसाइड एंड जर्म, और पहली दफ़ा आइडिया देखने को मिला कि बीमारी असल में वाइट ब्लड सेल और जरासीमों के माबैन एक फ़ाइट है, एंड अ फाइट टू द डेथ, और ये फ़ाइट चलती है फाइट टू डेथ, मौत तक। फॉर इट एंडेड ओनली विद द डेथ ऑफ जर्म्स और डेथ ऑफ पेशेंट, या तो जरासीमों के मरने पे ख़त्म होती है फ़ाइट, या फिर वाइट ब्लड सेल के ख़त्म होने पर ये फ़ाइट ख़त्म होती है। कार्बोलिक एसिड एंड ऑल अदर नॉन एंटीसेप्टिक कार्बोलिक एसिड और बाकी तमाम जरासीम कुछ जो अद्वियात हैं डिड मोर डेंजर टू ल्यूकोसाइड टू दैन द जर्म्स, उन्होंने जरासीमों के साथ यानी कि जरासीमों को नुकसान पहुँचाने की बजाय ल्यूकोसाइड को ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। द प्रॉब्लम वाज टू फाइंड समथिंग दैट वुड अटैक ओनली ऑन द जर्म। अब सवाल ये था कोई ऐसी चीज़ ढूंढी जाए जिसका मकसद ल्यूकोसाइड को एम्पावर करना हो, यानी इसको डैमेज करने के बजाय जरासीमों को मारे, एंड टू हेल्प नॉट डिस्ट्रॉय द फाइटिंग ल्यूकोसाइड, और लड़ते हुए फाइट करते हुए ल्यूकोसाइड को डैमेज ना करें। प्रॉब्लम वाज स्टिल अनसॉल्व इन 1906, 1906 तक ये मसला अभी तक हल नहीं हुआ था। व्हेन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पास द फाइनल्स ऑफ हिज मेडिकल एग्जामिनेशन, जब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने अपने आखिरी इम्तहान पास किया मेडिकल का, एंड जॉइंड द स्टाफ ऑफ द इनोकुलेशन डिपार्टमेंट ऑफ एस टी मैरीज हॉस्पिटल पेडिंगटन, और एस टी मैरी हॉस्पिटल को आपने ज्वाइन किया। यानी अभी तक ये मसला ज़ेर बहस था कि कौन से वाली चीज़ ऐसी हो सकती है जो जिस्म को नुकसान पहुँचाए बगैर जिस्म को फ़ायदा दे। इसके साथ ही हमारी जो रीडिंग है PH1 की वो कंप्लीट होती है। इंपॉर्टेंट वर्ड्स इसके डिस्कस करते हैं। सेकंड लाइन के अंदर वर्ड यूज़ किया गया रेवोल्यूशनाइज, इनकलाब बर्पा करना। उसके बाद फर्स्ट जो पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है उसकी सेकंड लाइन पे वर्ड आ रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिंदा जरासीम। इसी लाइन में सेकंड लाइन में नेक्ड आई, खाली आंखों के साथ, आम आंख के साथ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, खुर्दबीनी जानदार, माइक्रोब्स भी इन्हीं को बोलते हैं, जरसूमों को। लाइन नंबर 3 के अंदर लाइन नंबर 4 के अंदर वर्ड आ रहा है मेडिकल पीर, PWR पीर, यानी मेडिकल के शोबे का एक अहम तरीन बंदा। और उसके बाद सेकंड पैराग्राफ के अंदर अहम वर्ड आ रहे हैं, एंटीसेप्टिक वर्ड आ रहा है एक, जरासीम कुछ मेडिसिन के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है एंटीसेप्टिक। और उसके बाद सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, लाइन नंबर 4, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट आलात जराही यानी जिनसे ऑपरेशन वगैरह किया जाता है। इसी लाइन में लाइन नंबर 4 के अंदर वर्ड आ रहा है स्टिरलाइज करना, यानी जरासीमों से पाक करना चीज़ों को, स्टिरलाइज, और स्टिरलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं पाक करने का अमल जो है। थर्ड पैराग्राफ के अंदर वर्ड आ रहा है फर्स्ट लाइन में प्रिवेंट, प्रिवेंट करना है, रोकथाम करना, बचाना। और इसी पैराग्राफ की जो लास्ट लाइन है, सेकंड लास्ट लाइन है, उसमें वर्ड आ रहा है अबंडन, इसका मतलब होता है तर्क कर देना, छोड़ देना। और सेकंड लास्ट पैराग्राफ है जो शुरू हो रहा है इट वाज अ बैक्टीरियोलॉजिस्ट से, इसमें अहम वर्ड आ रहा है प्यूपल, इसका मतलब होता है शागिर्द, और रिवील्ड का मतलब होता है जाहिर करना। उसके बाद होस्ट कहते हैं मेज़बान को और लश्कर को। और उसके बाद बगल काल वर्ड यूज़ किया गया, बगल। पुराने ज़माने में जब जंगें लड़ी जाती थी तो हॉर्न होता था, एक सींग लेके उसके अंदर आवाज़ यानी हवा भरी जाती थी जिससे आवाज़ आती थी जंग की आगाज़ की या जंग के इख्तिताम की। वो जो बगल, उसको बगल काल बोलते थे, ठीक है, आवाज़, बगल की आवाज़। उसके बाद इन्वेडर है, हमलावर के लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं। और लास्ट 2 लाइन के अंदर जो लास्ट 2 लाइन है इसकी पेज 58 की, अनसॉल्व ऐसी चीज़ जो हल ना हुई हो अभी तक। और इनोकुलेशन डिपार्टमेंट, हॉस्पिटल के अंदर वो डिपार्टमेंट जिसका काम इंजेक्शन वगैरह लगाना होता है, इंजेक्ट करना जो है ना केमिकल्स को, वो इनोकुलेशन डिपार्टमेंट। और लास्ट है पेंडिंगटन, ये एरिया सिटी का नाम है जहाँ पर वो यूनिवर्सिटी कॉलेज मौजूद था। इसके साथ ही आज का हमारा टेक्स्ट जो है वो आज के लेक्चर का कंप्लीट होता है और मूव करते हैं अपने पेरा वर्ड सेशन की तरफ, सॉरी इडियोमेटिक फ्रेजेस। और आज हम डिस्कस करेंगे 231 to 240। सो 231 इडियोमेटिक फ्रेज, फाल फाउल ऑफ झगड़ना, द क्लर्क फेल फाउल ऑफ हिज ऑफिसर फॉर नथिंग, बिना किसी वजह के क्लर्क जो अब अपने अफसर से झगड़ पड़ा। फाल इन लव, मोहब्बत में मुब्तला होना, परवीन फेल इन लव विद राजा, परवीन जो है वो राजा की मोहब्बत में गिरफ्तार होगी। फाल इन विद, मुत्तफिक होना, आई डू नॉट फाल इन विद योर व्यूज़, मैं आपकी बातों से मुत्तफिक नहीं हूँ। फाल फ्लैट, असर करना, माई एडवाइस फेल फ्लैट ऑन हर, मेरी बात का उस पर कोई असर नहीं हुआ। फाल टू वर्क, काम में लग जाना, लेट अस फाल टू वर्क एंड फिनिश इट, आओ काम में लग जाएं और इसको ख़त्म करें। फाल शॉर्ट, कमी आना, शुगर फेल शॉर्ट इन द मैरिज, शादी में चीनी जो थी वो कम पड़ गई। फेड अप विद, उकता जाना, आई एम फेड अप विद द ट्रेन, मैं इस ट्रेन के सफ़र, सॉरी आई फेड विद द रेन,
मैं इस बारिश के मौसम से उकता आ गया हूँ। फ्यू एंड फार बिटवीन, कभी कभार ही विजिट्स आर फ्यू एंड फार बिटवीन, उसकी जो विजिट्स होते हैं यानी उसका वो कभी कभार ही आता है मिलने। फीदर ऑन वंस नेस्ट, सेकेंड लास्ट इडियोमेटिक फ्रेज, नाजायज़ फ़ायदा उठाना। ही इज़ इन द हैबिट ऑफ फीदरिंग इट्स नेस्ट, वो नाजायज़ फ़ायदा उठाने की उसको आदत है। और फीदर इन वंस कैप, कारनामा जो किसी के नामा अमाल में लिख दिया गया हो। ही केम फर्स्ट इन द क्लास एंड दैट वाज अ फीदर इन हिज कैप, वो क्लास में अव्वल आया और ये कारनामा उसकी लिख दिया गया उसके लिए हमेशा के लिए। इसके साथ ही हमारे इडियोमेटिक फ्रेजेस सेशन भी कंप्लीट होता है।